हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और हैप्पी न्यू ईयर। मुझे यूट्यूब पे आज 9 साल हो गए हैं। जो मेन चैनल था वो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन से शुरू किया था मैंने, और देखते देखते मल्टीपल चैनल शुरू करे, अलग अलग टाइप का कंटेंट क्रिएट किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यूट्यूब की ही। तो यूट्यूब पे 5 में से 1 जो शॉर्ट कंटेंट है, जो नए यूज़र को दिखाया जाता है, वो स्लॉप कंटेंट है। एआई स्लॉप कंटेंट का मतलब क्या होता है? जो एआई से जनरेटेड है उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी चल रहा है। जैसे अभी हम देखते हैं, एक बंदर है, वो बंदर कैमरे के आगे कुछ-कुछ बोल रहा है, बस। और उसको लोग देख रहे हैं और उसपे व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप बंदर अपना दोस्त की बात करके चलोगे तो उसने $4.25 मिलियन कमाए हैं भाई। लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं ऐसे चैनल को। स्पेन में, इजिप्ट में, यूएस में, ब्राजील में बहुत हाई नंबर की ट्रैक्शन दिखाई दे रही है इन टाइप के कंटेंट के लिए। अगर किसी नए अकाउंट की बात करके चले, अगर वो यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखता है, तो 21% जो कंटेंट है वो उसको एआई स्लॉप, ये एआई जनरेटेड कंटेंट देखने को मिलता है। 33% ब्रेन रॉट होता है, ऐसी क्लिप्स जो कि ह्यूमन वाली होती है बट उसका कोई मतलब नहीं होता, कुछ भी गंद चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फीड के अंदर 54% लो वैल्यू कंटेंट है, और फिर भी लोग देख रहे हैं भाई। बेरोजगारी की लिमिट पार होती हुई दिखाई दे रही है अगर देखा जाए तो। पर यहाँ पे मेरा वही हाइपोथेसिस फिर से प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम पे प्लेटफॉर्म्स ही अपने लिए खुद ही कंटेंट जनरेट करेंगे बेस्ड ऑन ऑडियंस। अगर आज की बात करके चलूँ, मैं यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूँ। मेरी कई बातें किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है। किसी को ओनली एआई जानना है, किसी को मेरा ओपिनियन जानना है, किसी को डैश जानना है, किसी को डैश जानना है। अब यूट्यूब के एल्गोरिदम को बेटर पता है कि कब बंदा ड्रॉप होता है, कब वो रुकता है, कब क्या होता है, किस टाइप का कंटेंट देखता है। तो एआई स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पर्सोनास के लिए कंटेंट जनरेट करेगा और उनको वो वाला कंटेंट देगा। आज के टाइम पे जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब मान लो, इंस्टाग्राम मान लो, इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट बनता रहेगा तो इनका प्लेटफॉर्म बढ़ता चला जाएगा और पैसा बनता चला जाएगा। बट अगर यही खुद कंटेंट क्रिएटर्स बनाने लग जाए, चाहे उसको कंटेंट क्रिएटर ना कहे, कुछ और कहने लग जाए, बट अगर यही कुछ करने लग जाएंगे तो उसकी वजह से एआई से ही इनका पूरा बिजनेस मॉडल बन जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद हम इस टाइप की चीजें देखेंगे। और ये आज से मैंने कुछ टाइम पहले ही बोली थी बात, पर अब ये जो डेटा निकल गया है ना, उससे मेरा हाइपोथेसिस प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एआई कंटेंट में कुछ भी चल रहा तो देख लेंगे। बाकी जेमिनाई के एआई ट्रैफिक की बात करके चले तो 18.2% पे पहुंच गया भाई, 5.4% से। चैट जीपीटी 87.2% पे था, वो 68% पे आ गया है पिछले 5 ईयर की बात करके चले तो। इसका बहुत बड़ा रीजन है जेमिनी ने जो जबरदस्त लेवल पे इंटीग्रेशन कर रखा है, और ये ऐसा होना ही था। चैट जीपीटी अच्छा हो रहा था, गूगल पीछे लग रहा था, बट गूगल ने जैसे ही सब कुछ इंटीग्रेट किया ना, गेम ही बदल गई। आज आप ब्राउज़र यूज़ कर लो, फ़ोन यूज़ कर लो, ईमेल यूज़ कर लो, हर जगह पे इन्होंने अपना जेमिनी को इंटीग्रेट ही कर दिया है। बाकी चैट जीपीटी की बात करके चले तो वो कॉन्स्टेंटली अपना मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है। अगर आप इस चार्ट के अंदर देखोगे तो क्लियर इंडिकेशन है भाई, कॉन्स्टेंटली इनका मार्केट शेयर दबा के घट रहा है। और कौन खा रहा है? गूगल वाले। तो जिन लोगों को लगता है एआई बबल है, फैड है, भाई एआई एक्चुअली बड़ी कंपनीज़ अडॉप्ट कर रही है अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए। जैसे मैं ज़ारा की बात करके चलूँ, तो ज़ारा एआई अपने मॉडल्स के ड्रेस के कपड़े चेंज करने के लिए यूज कर रहा है। उनको नया फोटो शूट नहीं करना पड़ता, और यही चीज फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स होनी चाहिए ना। अगर मैं एक प्रोडक्ट फोटो शूट की बात करके चलूं मॉडल के साथ में, तो वो बहुत एक्सपेंसिव बनता है। फॉर एग्जांपल, मेरे मामा का ना साड़ी लहंगे का काम है, हैंडमेड वाला, जो एक्सपेंसिव लहंगेज होते हैं। तो उनको अगर वो लहंगे बेचने हैं तो उसके लिए उनको फोटो शूट कराना पड़ेगा डिजिटल जाने के लिए। तो जब मैं उनको आइडिया देता हूँ कि देखो आप डिजिटली ग्रो कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए है फोटोशूट। क्योंकि अगर आप एक मॉडल बुलाओगे, उस मॉडल का मेकअप होगा, वो साड़ी लहंगा पहनेगी, ड्रेप करेगी, सब कुछ करेगी, तो एक मॉडल ऑन एवरेज एक 8 घंटे के शूट में, जो कि मजदूरी होती है, 8 घंटे के शूट में मान लो मैक्सिमम 5 से 6 ड्रेस पहन लेगी। तो 5 से 6 लहंगे ही मिलने वाले हैं एक मॉडल के साथ में। तो अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा एक मॉडल शूट के अंदर। बट आज पॉसिबिलिटी क्या हो गई है? आपने क्या किया, आपने एक मैनीक्वीन को, एक पुतले को एक साड़ी बना दी, उसकी फोटोज खींच दी मल्टीपल, उसके बाद में एआई को फोटो देके आपने बनवा लिया काम। तो आपका फोटो शूट बच गया ना। और मैं कहता हूँ ठीक है, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई एआई जनरेटेड मॉडल्स नहीं यूज करने, ठीक है, एक रियल मॉडल का लाइसेंस ले लो। किसी जान पहचान में आपकी कोई रिश्तेदारी के अंदर कोई अच्छी दिखने वाली लड़की है, उसको बोलो कि भाई आजा तू मेरी फेस बन जा, मैं तेरे को महीने का इतना दूंगा।
और काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ ई-कॉमर्स D2C में हमको इस टाइप की प्रोडक्ट फोटोशूट और भी दिखने वाले हैं। जैसे मैं फैल एआई की बात करके चलूँ तो उन्होंने फ्लक्स 2 का डेव टर्बो वाला जो वर्जन है वो एपीआई से 10 गुना सस्ता निकाल दिया है। मतलब कंपनी जो निकाल रही है उसे सस्ता बेच रहे हैं। ओपन सोर्स मॉडल है। फैल के पास में सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, ये लोग जीपीयू के एक बड़े प्लेयर हैं। जैसे हम होस्टिंग कंपनीज देखते हैं ना, गूगल वगैरह वगैरह, फैल क्या है, फैल एक जीपीयू की एक बड़ा नेटवर्क चला रहा है जो कि आपको पर कंप्यूट पैसे चार्ज कर सकता है। तो अगर आपको कुछ फोटोज जनरेट करनी है तो आपका काम हो जाएगा। तकरीबन 70-80 पैसा मान के चलो एक इमेज जनरेट होती हुई दिखाई देगी। अब 70-80 पैसा, अब मान के चलो वही प्रोडक्ट फोटोशूट वाली बात करके चलो, हमको एक्चुअली वो प्रोडक्ट फोटोशूट करना था, फिर चैट जीपीटी को बोलना था ऐसा कर दे, वैसा कर दे, वैसा कर दे, बहुत मेहनत का काम था, है ना। अब मैं एक सिस्टम चाहता हूँ भाई 500,000 फोटोज इकट्ठी आ जाए, क्योंकि मेरा जो ई कॉमर्स पोर्टफोलियो है उसमें मेरे पास में मान लो 100 प्रोडक्ट्स है। हर एक प्रोडक्ट की कम से कम मुझे 5 से 6 फोटोज चाहिए। अब मुझे 600 फोटोज चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट पे डालने के लिए, जो पहले बहुत एफर्ट था बट अभी भी एफर्ट है। अगर मैं चैट जीपीटी या किसी के ऊपर भी जाके मैनुअली 600 फोटो जनरेट करूंगा, बहुत मेहनत का काम है। तो यहाँ पर ये एपीआई वाली कंपनीज आ जाएगी जिसके ऊपर शायद कोई लेयर्ड प्रोडक्ट बना देगा या फिर कोई समझदार सीधा ही इंटीग्रेट करके अपना सारा का सारा काम कर लेगा। तो 600 प्रोडक्ट फोटोशूट विद इन मिनट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये तो मेरे हिसाब से शुरुआत है। आने वाले टाइम में ओपन सोर्स इतना फास्टर होगा कि नॉर्मल कंप्यूटर्स में भी चलता हुआ दिखाई देगा। आगे मैं बताऊंगा आपको एक रिसर्च के बारे में जिससे ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। बाकी भाई वीडियो आगे से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक बटन नहीं दबाया, लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज अक्सर आपके लाता रहता हूँ। आजकल हम ट्यूटोरियल वीडियोस भी डाल रहे हैं जहां पर हम आपको सिखा रहे हैं कि एआई कैसे काम करता है, कौन से टूल से आप क्या क्या कर सकते हो। आइडिया ये है कि सारे इमेजेस मॉडल आपको समझ में आ जाए, कैसे काम करते हैं, वीडियो मॉडल समझ में आ जाए, प्रॉम्प्टिंग समझ में आ जाए। कोशिश तो ये करी जा रही है कि आपको एक एआई के अंदर बेसिक लेवल पे तैयार किया जाए। यहाँ पर हम न्यूज़ तो देते हैं बट अब थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट की तरफ भी पिवट करेंगे। बट पिछले कुछ टाइम से जब भी हमने वो वीडियोस डाली है व्यूज नहीं आए, तो आपको उसके लिए हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी रिजेंबल एआई ने चैटरबॉक्स टर्बो मॉडल निकाल दिया है भाई, जो कि 11 लैब से भी बेटर देखने को मिल रहा है। 5 सेकंड की अपनी ऑडियो दो, उसको क्लोन कर देगा, बहुत ही हाई क्वालिटी के अंदर बना के देगा। हगिंग फेस, नर्न पॉड, रेप्लिकेट, फैल, सब पे ये अवेलेबल है। Labs and Cartesia. I don't gamble, I don't bluff, I make statements. गिटहब पे इनका कोड पड़ा है तो अपने सिस्टम में भी रन करके काम कर सकते हो। बाकी टेंसेंट की बात करके चले तो ओपन सोर्स मॉडल निकाल दिया भाई इन्होंने, HY मोशन 1.0। अब ये करता क्या है, ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से अपने को 3D एनिमेटेड कैरेक्टर्स बना के दे देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे फिजिक्स भी ढंग से काम कर रही है। वो जो भाग रहा है ठीक ठाक भागता हुआ दिखाई दे रहा है, बैट भी सही रहा है, जंप भी सही मार रहा है। तो कहीं ना कहीं गेमिंग इंडस्ट्री के लिए या फिर आपको कोई डेमोज बनाने हैं जहां पर आप कुछ सिखाना चाहते हो, जैसे मान लो कोई जिम वाला बंदा है, वो दिखाना चाहता है कि आपको ये वाली चीज को ऐसे करना है, अगर आप ये करोगे इससे ये हो जाएगा, या कोई भी मूवमेंट सिखानी है आपको, तो उस मूवमेंट के लिए आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन आ चुका है। बाकी डॉक्टर्स ने वार्न किया है भाई, एआई चैटबॉट की वजह से साइकोसिस ट्रिगर हो सकता है भाई। 12 पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए पिछले 9 महीने के अंदर। तो भाई दिस इज वेरी खतरनाक। और मुझे ऐसा लगता है कि एआई का यूज करना चाहिए बट बहुत सारी चीजों के ऊपर अपना कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए। अगर आपको एआई को ढंग से यूज करना है तो मना करना भी सीखो। मैं बहुत ज्यादा एआई से इंटरेक्ट करता हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए। मैं कहूँगा इमोशनल प्रॉब्लम्स, डॉक्टर वाली प्रॉब्लम्स, किसी भी चीज के लिए मैं एआई का यूज करता हूँ। बट मैं यहाँ पर ना अपना कॉमन सेंस भी यूज करता हूँ। मान लो अगर मुझे हाथ में दर्द है और मैं एआई से पूछ रहा हूँ क्या है, वो कहेगा भाई तेरे को फ्रैक्चर है, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस भी यहाँ पे लगाना है ना। भगवान ने हमको दिमाग भी तो दिया है, ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना एआई के ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर मुझे लगता है एआई कई बार शायद प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता। और इसका रीजन एआई नहीं है, इसका रीजन हम है। हम सही से उसको सारे पैरामीटर्स नहीं देते। अगर मैं उसको 3 बातें बताऊंगा, एक्चुअली मुझे 10 बातें बतानी थी, वो 3 बातों के ऊपर ही कॉम्प्रिहेंशन ला देगा। अब वो 10 बातें क्या बतानी थी, वो अगर मैं ढंग से उसको सारी बातें बताता तो शायद वो बेटर आंसर दे पाता। बट वो ह्यूमन तो है नहीं, तो उसको पता नहीं है हर टाइम पे हर बंदे से किस टाइम पे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। यहां थोड़ा सा गैप क्रिएट होता है। तभी कहते हैं कि एआई में एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फोटोग्राफी की सेंस है तो आप जो एआई इमेजेस होगी ना वो बेटर जनरेट कर पाओगे एक आम आदमी से, क्योंकि आपको पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अगर आपको डिजाइन की सेंस है तो आप बेटर क्रिएटर्स बना पाओगे एआई का यूज करके। अगर आपको कंटेंट की सेंस है, सिमिलरली वेबसाइट की किसी भी चीज में, अगर आपको एक चीज की सेंस है तो उससे आप एआई का यूज करके अपने आप को लेवल अप कर पाओगे।
बाकी चाइनीज रिसर्चर्स की बात करके चले तो उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली है जिससे एआई वीडियो जनरेशन हो रही है, और यहाँ पे एनवीडिया का जो RTX 5090 जीपीयू है उसको यूज किया गया है। 3 मिनट जिस वीडियो को बनाने में लगता था, आज वो 1.9 सेकंड में इन्होंने अचीव करी है। 200 गुना फास्टर वीडियो जनरेशन दिखाई है उन्होंने करके, बिना किसी क्वालिटी लॉस के। तो मतलब हम उस दुनिया में पहुंच रहे हैं ना, जहां पर मैं बात कर रहा था, एफिशिएंसी वाली दुनिया। ये एक ऐसी दुनिया होने वाली है जहां पर हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम ग्रेड वाले जीपीयू से ही बहुत बेटर रिजल्ट्स ला पाएंगे। अभी हम एआई कर रहे हैं, शायद उतनी पावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जितनी हम यूज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में एआई एफिशिएंट होता चला जाएगा, ऐसे रिसर्चेस आती रहेगी जिसकी वजह से शायद अभी तक हम जिस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे थे वो बेटर हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो एआई वाली कंपनीज होगी वही अपने हार्डवेयर्स निकालेगी, उसी हार्डवेयर में उन्हीं का एआई चलेगा जो कि बहुत ही खतरनाक रिजल्ट्स देगा। अगर मैं सैमसंग की बात करके चलूँ तो उन्होंने भी भाई पहला इन हाउस जीपीयू डेवलप कर दिया है जो ऑन डिवाइस AR ML वर्कलोड्स कर पाएगा। पहले AMD के साथ पार्टनरशिप में काम करते थे, अब ये खुद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एप्पल वाली टेरिटरी में घुस रहे हैं जहां पर एप्पल सारे के सारी चीजें कंट्रोल करता था। सैमसंग भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। एप्पल की बात करके चले तो एप्पल वाले सैमसंग का कैमरा सेंसर यूज करने वाले आईफोन 18 के अंदर ये लोग सोनी को डिच कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है सैमसंग इज डूइंग ग्रेट इन कैमरा, और एक्चुअली कर रहा है। तो इस चक्कर में अभी कैमरा उनका लेंगे और उसके ऊपर अपनी लेयर डालेंगे तो क्वालिटी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अभी के टाइम पे हम देखते हैं ना, सैमसंग थोड़ा सा जनरेशनल अहेड दिखाई देता है कैमरे के अंदर। क्वालिटी छोड़ो, अगर मैं हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूँ तो उसके अंदर तो अब ये वो वाला हार्डवेयर यूज करके अपने वाला सॉफ्टवेयर लेयर से बहुत बेटर रिजल्ट आएंगे। बाकी सैमसंग वाले परप्लेक्सिटी का यूज करने वाले हैं अपने बिग्सबी असिस्टेंट को पावर करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी एप्पल वाली अप्रोच ली है। एप्पल क्या कर रहा है, अपने सीरी का यूज करता है और सीरी को एडवांस ले जाने के लिए वो चैट जीपीटी का यूज करता है। ऐसे ही ये कर रहे हैं कि अपना बिग्सबी यूज करेंगे, उसको एडवांस ले जाने के लिए ये परप्लेक्सिटी का यूज करेंगे। बट जेमिनी को इतना मार्केट कर रहे हैं, परप्लेक्सिटी कहाँ से आ रहा है ये समझ में नहीं आई। ये तो आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि सैमसंग और जेमिनी दोनों एक ही है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मार्केट किया जा रहा है। इनफैक्ट सैमसंग के ग्लासेस आने वाले हैं जो गूगल के साथ में मिलके को डेवलप हो रहे हैं। तो सैमसंग परप्लेक्सिटी की तरफ क्यों जा रहा है? गूगल से अपनी दोस्ती तोड़ के। अच्छी डील मिली होगी शायद। बाकी साउथ कोरिया की बात करके चले तो उन्होंने 10 लोगों को अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने चाइना को जो 10 नैनोमीटर वाली डी रैम होती है उसकी टेक्नोलॉजी लीक करी थी। आज के टाइम पे रैम सोना बन चुकी है, मार्केट में रैम की कमी हो रही है, रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी के बीच में ये चीज देखने को मिल रही है जहां पर चाइना के पास में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये अभी नई बात नहीं है, ये बात 2023 की है जहां पर जो CXMT है उन्होंने साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी यूज करके चाइना की पहली 10 नैनोमीटर की डी रैम बनाई थी, और आज वो सैमसंग के मार्केट शेयर से compete कर रही है। सैमसंग वालों ने $1.1 बिलियन खर्च किया था ये चीज बनाने के लिए। अब सैमसंग वाले कह रहे हैं कि भाई इससे 7 से 13 बिलियन डॉलर तक का उनको लॉस होगा और $10 ट्रिलियन तक का इनको लॉस हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो मार्केट बढ़ने वाली है, रैम की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, तो क्या चाइना को इससे एडवांटेज देखने को मिलेगी? लेट्स सी। बाकी 4 TB रैम अगर आपको खरीदनी है तो टेस्ला मॉडल Y से महंगी है, वो मोटा मोटी 70 लाख रुपए के आसपास की आपको 16 रैम 256 GB वाली मिलेगी, और ये भी शुरुआत है, रेट और बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी चाइना की बात करके चले तो उन्होंने अपनी चिप फैक्ट्रीज को कहा है कि 50% होम ग्रोन इक्विपमेंट्स का यूज करो। इसका मतलब ये है कि भाई हमने जो जो चीजें बना ली है ना या फिर उठा ली है उसको यूज करो अपनी नई चीजें बनाने के लिए, बाहर की डिपेंडेंसी कम से कम करो। और चाइना ये कर सकता है क्योंकि उनके पास में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके अलावा चाइना के साइंटिस्ट ने एक स्मार्ट सरफेस डेवलप किया है। वो सरफेस क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इनका एक प्लेन उड़ रहा है, अब उसको ट्रैक करने के लिए रेडियो सिग्नल्स जा रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, ये उसी को एब्जॉर्ब करके अपने आप की एनर्जी बना लेगा और चलता रहेगा और डिटेक्ट भी नहीं होगा। तो जो स्टेल्थ जेट होते हैं उसमें फायदेमंद देखने को मिलने वाला है, प्लस सेल्फ सस्टेनिंग भी रहेगा। तो अगर कोई EMP शिम्पी मारता है प्लेन को गिराने के लिए, नुकसान नहीं है। ड्रोन को कितना फायदा हो सकता है यहाँ पे। बाकी चाइना वाले AI को रेगुलेट करने का प्लान कर रहे हैं, जो AI ह्यूमन टाइप का बिहेवियर मिमिक करते हैं। इन्होंने 27 दिसंबर को ये ड्राफ्ट निकाला है जहां पे इस चीज के बारे में बात करी गई है कि भाई इमोशनल इंटरेक्शंस हो गई, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या फिर वीडियो के अंदर जहां पे ह्यूमन पर्सनालिटीज को सिमुलेट किया जा रहा है, वहां पर अपने को कंट्रोल चाहिए। इसके अलावा BYD की बात करके चले तो BYD के अंदर एक ड्राइवर ने एक ड्रोन लगाया ताकि वो आगे का ट्रैफिक चेक कर सके कि भाई कितना ट्रैफिक है आगे, कितना नहीं है। ये वीडियो भी बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, मतलब लोग भी टशन मारते रहते हैं, नई नई चीजें बनाते रहते हैं।
इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत मिसयूज़ होगा। रेड लाइट के लिए यूज़ नहीं करेंगे लोग इसको। लोग उसको पहाड़ों पे लेके जाएँगे और अलग-अलग ड्रोन शॉट्स मारेंगे। बाकी एलजी की बात करके चले तो उन्होंने क्लोइड निकाला है जो कि उनका नया होम रोबोट होने वाला है। पहले भी निकाला था इन्होंने, पहले भी अनवील किया था। अभी ये सीईएस 2026 के अंदर जनवरी के अंदर अनवील करेंगे, जहाँ पे रोबोट के 2 हाथ होने वाले हैं, 60 डिग्री तक की मूवमेंट होगी, 5 उँगलियाँ होगी। अब प्राइस वगैरह क्या होगा कुछ क्लियर नहीं है। होने दो सीईएस, उसके बाद बात करेंगे क्या-क्या उसके अंदर रिवील हुआ है। मतलब नॉर्मली बड़ी-बड़ी चीज़ें ही रिवील होती है हार्डवेयर दुनिया के अंदर। बाकी नासा की बात करके चले तो वो बात कर रहे हैं 2030 के अंदर परमानेंट मून पे बेस बनाने का। मतलब वहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आते-जाते रहेंगे। जिस तरीके से स्पेस स्टेशन पे होता है ना कि लोग आते-जाते रहते हैं, वैसे ही वहाँ पे रहेंगे। और आइडिया ये सस्टेनेबल मॉडल बनाने का, जहाँ पे वाटर आइस डिपॉज़िट पड़े हैं, वहाँ पर जाएँगे ताकि उसका यूटिलाइज़ेशन कर सके। न्यूक्लियर पावर का यूज़ किया जाएगा ताकि 24 घंटे, सातों दिन ये ऑपरेट कर सके। 14 दिन की लूनर नाइट्स होती है, उसके अंदर भी ढंग से ऑपरेट कर पाए। तो सोचा जा रहा है, बट ज़रूरत क्या है, मेरे को ऐसा लगता है, हम बार-बार की बातें कर रहे हैं, धरती को हम खराब करे जा रहे हैं। आउटर धरती भी खराब कर रहे हैं सैटेलाइट भेज-भेज के। अब पता लगेगा भाई टूरिज्म शुरू हो गया मून पे, चीज़ें चल रही है वहाँ पे। बाकी साइंटिस्ट की बात करके चले तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है आने वाले टाइम के अंदर एक दिन 25 घंटे का होने वाला है। और ये अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आज से 200 मिलियन साल के बाद में। तो अगर एवरेज देखा जाए एक सेंचुरी के अंदर 1.7 से 2.3 मिली सेकेंड का फर्क पड़ता है, मतलब दिन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इसका रीजन है टाइडल फ्रिक्शन हो गई, मून की ग्रेविटी ओशंस पे हो गई, उसकी वजह से ये होता है। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करके चले तो जब डायनासोर्स हुआ करते थे तो उस टाइम पे 23 घंटे के आसपास का दिन होता था। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।